हेलो, कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बेस्ड है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों पर। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि अलग अलग एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो फंडामेंटल राइट से पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम इसमें डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस और क्लियर कर देंगे आपका एक एक डाउट। तो फटाफट से तैयार हो जाइए पूरी वीडियो को देखने के लिए। शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो मौलिक अधिकार जो हैं वो संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? अगर आपने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट लेक्चर है पॉलिटी सीरीज में वो देखा है, तो उसमें हमने डिस्कस किया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो हमारा पार्ट थर्ड है उसमें हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? भाग 3 यानी कि पार्ट थर्ड, जिसमें हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमने मौलिक जो अधिकार हैं वो कौन से देश से लिए हैं, सोर्स क्या है इनका, तो वो है हमारा यूएसए। पता होगा आपको यूएसए का जो बिल ऑफ राइट्स है वहां से हमने फंडामेंटल राइट्स को लिए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये भी हमने बताया था कि जो हमारा प्रिएम्बल है वो भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से ही लिया है। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार और प्रिएम्बल यानी कि जो प्रस्तावना है वो भी हमने ली है आपकी यूएसए से। अगला प्रश्न है इसका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित यानी कि मोस्ट हाईलाइटेड भाग कहा था? तो उन्होंने जो मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट कहा था वो कहा था आपके भाग 3 को, यानी कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों के भाग को, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, बहुत ही हाईलाइटेड पार्ट है। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ओके, इसके बाद हमारा आता है अगला प्रश्न कि मूल अधिकार जो है वो बेसिकली मूल क्यों कहलाते हैं? इनको हम क्यों बोलते हैं कि ये फंडामेंटल है, इनको होना ही चाहिए? तो क्यों बोलते हैं इनको फंडामेंटल? क्योंकि ये मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकारों को दर्शाते हैं, है ना। क्योंकि ये ऐसे नेचुरल और नॉन रिफंडेबल राइट्स हैं कि इनके बिना किसी एक मानव का जो पृथ्वी पर रहना जो है वो काफी मुश्किल है। ये बेसिक राइट्स उसके पास होने ही चाहिए, इसलिए मूल अधिकारों को हम मूल अधिकार कहते हैं। कि भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो ये आपको आर्टिकल्स दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कहाँ से कहाँ तक जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका वर्णन है। तो आप सबको पता होना चाहिए ये चीज कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हम डिस्कशन करते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो इसका सही जवाब क्या है? 12 से लेकर 35 तक में हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। और कौन से पार्ट में? पार्ट 3 में। ये भी आपको अभी हमने पढ़ा ही था तो पता होना चाहिए। तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? यहाँ पे प्रश्न आपको ध्यान देना है कि पूछ रहा है कि उस समय जब संविधान आया था तो उस टाइम पर कितने अधिकार थे? तब थे हमारे 7 मौलिक अधिकार। उसमें एक हमारा अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, तो जो कि है बाद में एक अमेंडमेंट के बाद उसको डिलीट कर दिया गया। वो अमेंडमेंट था हमारा 44th अमेंडमेंट, ओके, 1978। उसके तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको डिलीट कर दिया गया। उसके बाद अब कितने आर्टिकल्स बचे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? वो बचे हैं केवल 6। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि उस समय कितने थे तो आप बताएंगे केवल 7। यही अगला प्रश्न है कि वर्तमान में, ओके, आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? क्लियर है कि अब कितने मौलिक अधिकार है हमारे पास? 6। ओके, इसके बाद प्रश्न आता है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, 4थे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा जोड़े गए, या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो भारत का जो संविधान है वो मौलिक अधिकार जो उसमें दिए गए हैं वो मूल संविधान का ही हिस्सा थे, क्योंकि पार्ट 3 कोई अमेंडमेंट के बाद नहीं आया है, शुरुआत से ही हमारा पार्ट 3 रहा है। ओके,
इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय मतलब कि एनफोर्सेबल, मतलब कौन जो है न्यायालय किस चीज को एनफोर्स कर सकती है। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, ये नहीं वो एनफोर्स कर सकती। प्रस्तावना प्रिएम्बल, ये भी नहीं कर सकती। मूल कर्तव्य मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी नहीं कर सकती। क्या कर सकती है वो, मूल अधिकार। अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो हमारा न्यायालय में जाकर उनको एनफोर्स करवा सकता है। ओके, फिर आता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। किस पर दायित्व है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, इन दोनों पर ही है हमारा जो है वो दायित्व है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर द आर्टिकल 226, ये दोनों आर्टिकल्स इनको पावर देते हैं कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ये दोनों लोग उस चीज को लागू करवाने में सक्षम है। ओके, इसके बाद आता है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। वो आपका कर सकता है राष्ट्रपति। ओके, तो मौलिक अधिकारों को निलंबन करने की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो राष्ट्रपति के पास है। और वो कब कर सकता है, आपको पता होगा कि जब हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगती है उस टाइम पर केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर हम सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। तो वो कौन करवा सकता है, राष्ट्रपति। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो जो आपकी सुनवाई करने का अधिकार है वो आपका है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। आपको अगर अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाना है या उनसे रिलेटेड कोई न्याय चाहिए तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको हाई कोर्ट या कहीं पर भी नहीं जाना है। लेकिन लागू करने की बात होती है अगर, तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपके दोनों कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से फंडामेंटल राइट का जो सुनवाई करने का अधिकार है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन अगर इसको लागू करने का अगर देखा जाए कि कौन कौन इसको लागू कर सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही कर सकते हैं। आपके दोनों के आर्टिकल्स भी आपको याद रखने हैं। ओके, इसके बाद बात आती है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। कौन इसमें संशोधन कर सकता है, केवल इसमें संशोधन कर सकती है हमारी संसद यानी कि पार्लियामेंट जो है वही इसमें केवल संशोधन कर सकती है अंडर आर्टिकल 33। इसके बाद बात आती है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता या निलंबित किया जा सकता है या किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो जो आपके मूल अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। कब निलंबित किया जा सकता है, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। केवल जो आपका आर्टिकल 20 और 21 है इनको किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता। इसके बाद बात आती है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। अभी मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर आप गुहार लगा सकते हैं कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आपकी सुनवाई करेगा वो, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो इसलिए आपका इनका संरक्षक कौन है, न्यायपालिका। ओके, जुडिशरी आपका इसका संरक्षण करेगी। अगला प्रश्न आता है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, कौन इस पर प्रतिबंध जो है वो लगा सकता है। तो इसका आंसर भी वही है कि संसद जो है वो इस पर प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि कुछ आपकी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि डिफेंस हो गई, आपकी पैरामिलिट्री हो गई या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो गए, इन पर कुछ आपके रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं कि ये अपना प्रॉपर तौर पर फंडामेंटल राइट्स का यूज नहीं कर सकते। तो इन पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है, संसद यानी कि पार्लियामेंट। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य, समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ये तीनों ही आपके जो आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अंडर में ही आते हैं। तो इसलिए मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इन तीनों ही चीजों को सुनिश्चित करना। इसके बाद आता है कि जो समानता का अधिकार है, मतलब कि जो राइट टू इक्वलिटी है, वो किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो वो आपको दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। ठीक है, 12, 13 आपके अलग अलग आर्टिकल। उसके बाद जो राइट टू इक्वलिटी हमारा शुरू होता है वो होता है 14 से 18 के बीच में।
फिर इसके बाद बात आती है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। विधायन सत्ता पर, तो वो कौन सा हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 14 है ना, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्योंकि आर्टिकल 15 हमारा किसके बारे में बात करता है, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 हमारा बात करता है अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज पर, या सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 जो है आपकी वो छुआछूत रिलेटेड, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक पर बात करता है। तो विधायन सत्ता से रिलेटेड कौन बात करता है, अनुच्छेद 14। ओके, इसके बाद आता है कि विधि के सामने समानता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, वो हमारा नागरिक अधिकार। ये हमारे नागरिकों को दिया गया ऐसा अधिकार है कि हर व्यक्ति जो है वो आपका लॉ के सामने बराबर है, कानून के सामने बराबर है। ओके, इसके बाद बात आती है कि भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 17। ये आपको याद रखना है, छुआछूत या अस्पृश्यता, ये दोनों ही वर्ड आपको याद रखने हैं। अनटचेबिलिटी, उससे रिलेटेड हमारा आर्टिकल कौन है, आर्टिकल 17। ओके, इसके बाद बात आती है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो वो है आपका अनुच्छेद 18 कि इसमें आपका कोई भी जो अलग आपके टाइटल्स दिए जाते हैं, कुछ दिए जाते हैं, वो सारी चीजें देने के लिए मना है। लेकिन अगर कोई किसी के हम मेरिट को या किसी के टैलेंट को हम रिकॉग्नाइज करके अगर कोई सरकार उसको देती है तो वो इस तरीके के जो अलंकरण हैं वो प्रदान किए जा सकते हैं, और ये आपका आता है अंडर द आर्टिकल 18। ओके, इसके बाद बात आती है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो अभी हमने बात करी थी कि राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल्स के अंदर आते हैं, 14 to 18। तो जो आर्टिकल 19 है वो हमारा अलग हो गया, तो इसलिए हमारा कौन सा भिन्न वर्ग में आ गया, अनुच्छेद 19। ओके, इसके बाद बात आती है कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु ये आजादी अंतर्निहित है, अनुच्छेद 19। आपको ये 19 ही दे रखे हैं, आपको पता है 19 आपका जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। तो लेकिन उसमें भी जो 19(1)(a) है वो किसकी बात करता है कि हर किसी के पास राइट है कि वो अपना ओपिनियन, अपना एक्सप्रेशन आराम से दे, किसी भी तरीके के इंटरफियरेंस के बिना। ओके, और इसी में हमने अपने मीडिया को इंक्लूड किया है। तो इसका सही जवाब क्या है, 19 का 1(a) में जो प्रेस की आजादी है उस बात की व्याख्या की जाती है। ओके, इसके बाद है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं, तो वो भी है हमारी 6। आप जब टॉपिक के डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ये थे आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों पर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इनकी दोबारा से पूछे जाने की बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके पार्ट 2 को भी हम लेकर आएँ तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि हम और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें इंक्लूड करेंगे। और बताना मत भूलिएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।